हेलो चैंपियंस। आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आई होप। बीपीएससी 134 में दोस्तों गेस्ट पेपर देखेंगे जो कि दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम लगेगा उसमें आपको रिपीट हो सकते हैं यहाँ से सवाल। बहुत सारे चांस हैं क्योंकि दोस्तों पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। उन्हीं में से सवाल कुछ इम्पोर्टेंट है बनाए गए हैं और कुछ बुक में देख करके मैंने आपके लिए एक गेस्ट पेपर तैयार किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पेपर आपका 3 घंटे का लगेगा और 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़े सवाल आएंगे 20 नंबर के जो 400 शब्दों में लिखने हैं और छोटे सवाल होंगे जो कि आपको 10 नंबर में लिखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते हैं हैंड रिटन गेस्ट पेपर, हैंड रिटन चैप्टर वाइज नोट्स एंड पीडीएफ। तो दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा करें। देखो सबसे पहले तो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बता दूं, नेशनल पावर क्या होती है। विद्वान आर्गेन्सी के अनुसार अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम राष्ट्रीय शक्ति, यानी कि एक देश अगर दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि एक देश के पास में मान लो नाभिकीय हथियार हैं, या एक देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, या एक देश के पास सेना सबसे ज़्यादा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश के बिहेवियर को प्रभावित कर देने की, कोई बड़ा देश है छोटे देश से अपने काम बनवा लेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही आकार में बड़ा है, इतना ताकतवर है, तो दूसरे देशों के व्यवहार को प्रभावित करने की ताकत का नाम राष्ट्रीय शक्ति है। जब कोई देश दूसरे देश के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर पाता है तो वह शक्तिशाली राष्ट्र नहीं कहलाता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और संपन्न देश क्यों न हो। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व देख लो, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, सैन्य तैयारी, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन व सरकार की गुणवत्ता, ये सब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। और याद कर लो दो और हैं, राष्ट्रीय चरित्र एवं मनोबल और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी। ये बार बार रिपीट होता है, मैं कह रहा हूँ बार बार रिपीट होंगे सवाल दोस्तों। नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में बताना, तो पहले डेफिनेशन बता के इसके पॉइंट है वो लिख देना। अब देखो एक एक पॉइंट है वो आप यहाँ पे देखिए। किसी देश का बड़ा आकार है मान लो, तो उसका क्षेत्रफल ही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बनेगी। तो अगर किसी देश के पास में ज़मीन ज़्यादा है तो वो सेना ज़्यादा रख सकता है, उस देश के पास में संसाधन ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों को बसाने के लिए उसके पास ज़्यादा जगह होगी, तो मजबूत देश बनेगा ना। और वही जो उसका भूगोल है, बड़ा आकार, उसकी राष्ट्रीय शक्ति बनेगी। जिस देश का कम आकार होता है उस देश की उतनी कम राष्ट्रीय शक्ति होती है। किसी देश, मान लो कोई देश है ऐसे स्थान पर स्थित है जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड के चारों तरफ पानी है, तो ये भी एक रीजन रहा कि उसने नेवी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की अपनी नौसेना को, और दुनिया पर वो जीत हासिल कर पाया इंग्लैंड। ऐसे स्थान पर स्थित है, तो जहाँ उस देश का भू रणनीतिक महत्व पूरी दुनिया में बढ़ता है, किसी देश में अच्छी जलवायु भी उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बनती है। अब जहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही हो वहाँ पे विकास होने के कम चांस रहते हैं। ठीक है, और ऐसे देश जहाँ पे 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बना रहता है, जैसे कि शीतोष्ण जलवायु के जो देश है जैसे इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, इन देशों का विकास होने का उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। किसी देश में अगर तरह तरह की स्थलाकृति यानी कि लैंडफॉर्म्स, नदी, घाटी या पर्वत पठार है तो उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। किसी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो उस देश की सुरक्षित सीमाएं उसके लिए राष्ट्रीय शक्ति बनेगी। मान लो कोई देश है, उसका किसी के साथ टेंशन ही नहीं है, उसके पड़ोसी देश अच्छे हैं, उसके दोस्त हैं बहुत तगड़े वाले, तो उसको सेनाओं पे खर्च करने की जरूरत होगी क्या? अपनी सीमा पर उसको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तनाव भी नहीं होगा और रिश्ते अच्छे रहेंगे। आगे चलो, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। यदि किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस व तेल अधिक मात्रा में है तो उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, जैसे कि अरब के देश तेल बेच बेच के कितना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया अरब के देशों ने, जैसे कि कतर, ईरान, इराक, बहरीन, लेबनान, जॉर्डन, ये सब अरब के देश कहलाते हैं। ये देश प्राकृतिक संसाधनों के दम पर ही अब आत्मनिर्भर बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट लिख देना इसमें, जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। किसी देश में मानव संसाधन अधिक संख्या में हो तो उस देश का आर्थिक विकास बढ़ता है, यानी कि किसी देश में अगर मान लो काम धंधा आए, सभी के पास स्किल्स हो, है ना, भले ही उसकी जनसंख्या है वो कम हो लेकिन उस देश के विकास के में वो योगदान निभाते हैं। तो कुशल जनसंख्या यानी कि स्किल्ड जहाँ की पॉपुलेशन होगी
वही उस देश की राष्ट्र शक्ति हो जाएगी। आर्थिक विकास, तो कोई देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो सैन्य तथा व्यापारिक दृष्टि से भी प्रगति करेगा तथा वहाँ के लोगों का कल्याण व समृद्धि सुनिश्चित होगी। पांचवा तत्व है राष्ट्रीय शक्ति का औद्योगिक क्षमता, यानी कि किसी देश में अगर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं तो दोस्तों वहाँ पर उत्पादन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा बनेगा, सामान ज़्यादा बेचेंगे दुनिया में, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान, ये सब ग्रेट पावर क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं। आगे राष्ट्रीय शक्ति प्रौद्योगिकी, एक और तत्व है कि जिस देश में अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना तो औद्योगिक विकास, कोमा सैन्य, परिवहन, संचार यानी कम्युनिकेशंस, सामाजिक आर्थिक विकास होता ही है। कुशल प्रौद्योगिकी देशों की राष्ट्रीय शक्ति बनती है। तो जिस देश के पास में टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात होगी, और दूसरे राज्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने की दम होगा उस देश में जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, तो वही तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति बनती है, वही तो उसकी नेशनल पावर है। सैन्य तैयारी, किसी देश की बेहतरीन सैन्य प्रणाली में कुशल व प्रभावी सैन्य नेतृत्व है, कोमा प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग, ट्रेंड, कोमा सक्षम या कैपेबल आधुनिक हथियार, सरकार की नीतियाँ, अनुशासित सशस्त्र बल जिम्मेदार होते हैं, यही सब उस देश की राष्ट्रीय शक्ति होती है। तो किसी देश में मान लो सेना अनुशासित डिसिप्लिन में रहती है, सेना के पास में अच्छे तगड़े वेपन्स हैं, ठीक है, और उनको कमांड देने वाला जो अधिकारी है वो भी अच्छा है, दमदार है। तो दोस्तों किसी देश में अगर सैन्य तैयारी मजबूत होती है देश आगे बढ़ता है पूरी दुनिया के मंच पर। आगे चलो, विचारधारा, आइडियोलॉजी, यह राष्ट्रीय शक्ति का अमूर्त तत्व। अमूर्त तत्व ऐसे तत्व जिनको अपन नहीं देख सकते। किसी देश की क्या विचारधारा छू सकते थोड़ी है, ना देख सकते हैं विचारधारा को, जैसे कि समाजवाद है, जैसे कि पूंजीवाद है। तो किसी खास विचारधारा को अपनाने के कारण एक देश के शत्रु और मित्र देश बन जाते हैं। जर्मनी के हिटलर का नाजीवाद एक विचारधारा थी जो कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर लेके आया था, और ऐसे ही इटली के तानाशाह मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद विचारधारा लाई गई। ये सब दोस्तों अधिनायकवादी विचारधाराएं थी। इन आइडियोलॉजी के कारण इन देशों का या इन तानाशाहों का खात्मा हो गया। आगे चलो, नेतृत्व है, लीडरशिप। तो मान लो एक देश का बहुत तगड़ा नेता है, उसकी बहुत पूरी दुनिया में चलती है और उसने अच्छे काम भी किए हैं, तो नेतृत्व अच्छा होता है तो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति उसका नेतृत्व ही बन जाता है। तो एक परिपक्व या मैच्योर व समर्पित या कमिटेड व कुशल नेता यानी कि स्किल्ड और बहुत ही पावरफुल अगर कोई पॉलिटिशियंस बेहतर तरीके से अपने देश का दुनिया में नेतृत्व करते हुए प्राकृतिक व मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग यानी कि बेहतरीन तरीके से उपयोग करना इंसानों का, व अच्छे मजबूत नेतृत्व के कारण ही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है, अच्छा नेतृत्व होता तो, जैसे नरेंद्र मोदी जी। आगे चलो, राष्ट्रीय शक्ति का एक और तत्व है संगठन और सरकार की गुणवत्ता। तो देखो जहाँ पर भ्रष्ट नौकरशाही के कारण देश कमज़ोर होता है, जहाँ पर करप्ट गवर्नमेंट रहती है वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं वो भी करप्ट रहते हैं, पैसे खाते हैं, ठीक है, तो वो देश कमज़ोर बन जाएगा। जहाँ पर एक कुशल, ईमानदार, मजबूत लोकतांत्रिक देश है वो सुशासन की तरफ बढ़ता है, तो अच्छा संगठन और अच्छी सरकार रहती है, वही उसकी राष्ट्रीय शक्ति बनती है। आगे चलो, राष्ट्रीय चरित्र व मनोबल। तो यह भी राष्ट्रीय शक्ति का अमूर्त तत्व है। भारत अपने सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस है भारत के पास में। भारत ने कभी भी इतिहास में किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, धार्मिक विश्वास, आदर्शवाद के कारण दुनिया में लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश है। जर्मन लोग अपने अनुशासन व मेहनत के कारण जाने जाते हैं। अमेरिकी लोग हैं अपने आविष्कार करने की योग्यता के कारण जाने जाते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र यानी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, और वहाँ के लोग अगर मोटिवेटेड रहते हैं तो दोस्तों यही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति होगी और दुनिया में वो देश आगे बढ़ेगा। लास्ट देख लो, कूटनीति, डिप्लोमेसी। तो बेहतरीन कूटनीति को अपनाकर ही एक देश अपने मनचाहे या वांछित राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सफल रहता है। ये सब लिख देना राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में। आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। 20 नंबर का बड़ा सवाल है, 400 शब्द लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में चला था, इसका पहला तत्कालीन कारण क्या था। जून 1914 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी यानी कि राजा बनने वाले थे, है ना, राजा बनने वाला था एक इंसान जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। वो बोस्निया के एक क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, वहाँ पे विजिट कर रहे थे अपनी गाड़ी में, तब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई फर्डिनेंड की। तो दोस्तों इनकी हत्या किसने की, सर्बिया का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के जो भावी राजा है उसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसने कहा सर्बिया के क्रांतिकारी व्यक्ति ने मैंने मारा है। तो दोस्तों गुस्सा होकर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला विश्व युद्ध ना वो केंद्रीय शक्तियों या सेंट्रल पावर्स
और मित्र देशों के बीच में लड़ा गया। यहाँ पर केंद्रीय शक्ति के देश कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया आदि देश। और मित्र देश कौन से थे? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण देखो जर्मनी की विस्तारवादी नीति, यानी कि दोस्तों वर्ष 1890 ईस्वी में जर्मनी के एक नए सम्राट बने थे जिसका नाम था विल्हेम सेकंड या विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की जिसके तहत उसने आक्रामक विस्तारवाद की, यानी कि दूसरे क्षेत्रों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए नीतियां बनाना स्टार्ट कर दिया। फलतः उसकी लड़ाई ये अनेक देशों से हो गई। तीसरा कारण देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परस्पर रक्षा सहयोग। तो सभी यूरोप के देश मिलकर के क्या कर रहे थे? गुपचुप तरीके से बहुत सारे रक्षा समझौते कर रहे थे, बहुत सारे सैन्य संगठन बन गए थे। तो कई देश हैं वो दोस्त बन गए और कई देश हैं वो दुश्मन बन गए। आपस में बातचीत की कि तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया ना तो हम जवाब देंगे। तो इस तरह से है ना टेंशन क्रिएट होती है यूरोप के देशों के बीच में। आगे साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म भी कहते हैं इसको पॉलिटिकल साइंस में। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ने प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए अनेक देशों को गुलाम बनाया और उन क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। फलता है देशों के बीच संघर्ष पैदा हुआ। सैन्यवाद। 20वीं सदी में विश्व के अनेक देशों ने अपने आप को महान शक्ति बनाने के उद्देश्य से हथियारों का उत्पादन, यानी कि हथियार को बनाना स्टार्ट किया, हथियारों को मंगवाना, आयात मतलब इंपोर्ट करना, मंगवाना शुरू कर दिया। हथियारों की इसी होड़ के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। राष्ट्रवाद, यानी कि जो देश के नागरिक होते हैं ना, अगर वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं, देश के प्रति बहुत ही तगड़ा वाला प्रेम हो जाए, तो उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो जर्मनी व इटली में प्रबल राष्ट्रवाद पनपा जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसे बोस्निया एवं हर्जेगोविना में रहने वाले जो स्लाव कम्युनिटी के लोग थे ना, स्लाव समुदाय के लोग थे जो स्लाव भाषा बोलते थे बोस्निया और हर्जेगोविना में, ये नहीं शामिल होना चाहते थे ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य में। ठीक है, ये कहाँ पर शामिल होना चाहते थे? स्लाव समुदाय के सर्बिया का हिस्सा बनना चाहते थे। तो लोगों की जो इच्छाएं थी वो घुट रही थी। ठीक है, और राष्ट्रवाद पनप रहा था। इन्हीं इच्छाओं के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आगे देखो प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ऐसे कोई संस्था नहीं थी जो देशों के बीच तनाव, उग्र सैन्यवाद, यानी कि सब लोग हथियार इकट्ठा कर रहे थे, मंगवा रहे थे, वह उग्र राष्ट्रवाद को कम कर सके। जैसे कि आज के टाइम पे संयुक्त राष्ट्र जो कि एक मध्यस्थ या बिचौलिए का काम करती है और देशों के मध्य वो तनाव कम करवाती है, शांति सुलह करवाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव अथवा क्या परिणाम निकलता है दोस्तों, ये आ सकता है सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नए राष्ट्र बन गए जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य जैसे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे इनका पतन हुआ, इनका डिक्लाइनेशन हुआ और उनके क्षेत्रों को आपस में बांट लिया गया और नए देशों का गठन किया गया। जैसे कि नए नए देश बने थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, एस्टोनिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ठीक है, आगे देखो नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने हेतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक देशों को मंच प्रदान किया गया कि तुम्हारी जो भी लड़ाई झगड़े हैं ना, तुम राष्ट्रसंघ के पास जाओ, राष्ट्रसंघ को बोलो। तो राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया 1920 ईस्वी में। आगे देखो राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका यानी कि यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई देशों में राजनीतिक परिवर्तन हुए। यहाँ पर चुनावी लोकतंत्र का दायरा विस्तृत करके सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई, यानी कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे और जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था कुछ क्षेत्रों में। तो सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई, यानी कि सभी लोग जो 18 साल 20 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है वो दे दिया गया। तो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। आगे देखो राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन। युद्ध ने यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों की राजनीतिक व्यवस्था बदल दी। आगे देखो शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का टूट जाना। देखो शक्ति संतुलन क्या होता है? दो देश अगर उनके पास में हथियारों की संख्या, अगर उनके पास में सेना की संख्या अगर बराबर है तो शक्ति का संतुलन बना रहेगा, युद्ध नहीं होगा। लेकिन एक तगड़ा हो जाएगा, एक बिल्कुल मरियल राज्य हो जाएगा, तो दोस्तों तगड़ा वाला जो राज्य है वो मरियल राज्य को खा जाएगा, तो शक्ति संतुलन टूट जाएगा। तो याद रखना शक्ति संतुलन का टूट जाना तथा इसमें वापस बदलाव आना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बीओपी टूट गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, शक्ति संतुलन जब टूटता है, बीओपी टूटता है, बैलेंस ऑफ पावर, तब युद्ध होता है। और जब ये बनता है या स्थिर होता है शक्ति संतुलन, तो युद्ध नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत यथार्थवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या करें। दोस्तों ये सवाल बार बार रिपीट होता है। परंपरागत यथार्थवाद को अपन शास्त्रीय यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत या फिर महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो आपको लिखने कैसे भी सवाल आ सकता है।
वीडियो को 2-4 बार देख लेना, ठीक है, और नोट्स लिख लो तो बेटर है। और बहुत अच्छा लग रहा है कंटेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ज़रूर बताना। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नज़रिया अथवा उपागम अथवा अप्रोच है अथवा सोच है अथवा विचारधारा है जो शक्ति व संप्रभुता की बात करता है। संप्रभुता मतलब अगर कोई देश बिना किसी दबाव में आए हुए अपने निर्णय खुद लेता, जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है ना, तो संप्रभुता और शक्ति की बात करता है यथार्थवाद सिद्धांत। यथार्थवाद दोस्तों दो तरह का होता है, परंपरागत यथार्थवाद जिसको शास्त्रीय यथार्थवाद भी कहते हैं, और नव यथार्थवाद जो कि 1960 के बाद में दुनिया में विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय रहा। परंपरागत यथार्थवाद क्या मानता है, 20वीं सदी में इस विचारधारा को स्थापित करने का जो क्रेडिट है वो हंस मॉर्गनथाउ को दिया जाता है। उसके बाद कैनन, रेमंड आरोन, रॉबर्ट जिल्पिन ने इसको विकसित किया परंपरागत यथार्थवाद को। परंपरागत यथार्थवाद का चिंतन हमें विद्वान थ्यूसिडियस, कौटिल्य, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और हेलेट कार की किताबों में मिलता है। तो असली में वास्तविक रूप में बात करें तो हंस मॉर्गनथाउ ने बहुत डिटेल में बताया था, और थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है थॉमस हॉब्स, हेलेट कार, कौटिल्य, थ्यूसिडियस है ना, मैकियावेली ने दे दी थी। इनके अनुसार, विद्वानों के अनुसार, मानव प्रकृति में अधिक शक्ति हासिल करना चाहता है हमेशा से, दूसरे इलाकों पे कब्जा करना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है। राज्य बिना संतोष और धैर्य के अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए, आक्रामक नेता सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में लगे हुए, फलता है देशों के बीच में संघर्ष होता है, ठीक है। आगे देखो, शास्त्रीय या परंपरागत यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत हैं, वो देखो आप, ये आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। देखो मैंने तो पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट आप याद कर लो, बाकी आप अपने मन के हिसाब से लिख देना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। शास्त्रीय यथार्थवाद की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला लिखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। यानी कि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई मजबूत देश होगा, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, वही राजनीति में आगे बढ़ेगा, वही बड़ा खिलाड़ी, इस बड़े गेम का बड़ा खिलाड़ी वही बनेगा जिसके पास में पावर होगी। दूसरा है राज्य, अहमवाद और संघर्ष। देखो राज्य को अगर अस्तित्व बचाना है, अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, तो उसको लड़ाई लड़नी होगी ताकतवर बन के, तभी वो अपना एग्जिस्टेंस बचा पाएगा। तीसरा पॉइंट है, सभी देशों द्वारा सिर्फ स्वार्थी होकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाती है। देखो यथार्थवादी क्या मानते थे कि आजकल मतलब क्या चल रहा है कि जो देश है ना वो स्वार्थी बन गए, अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने देश के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन सॉरी फोर्थ पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति से संचालित होते हैं ना कि नैतिकता अथवा आदर्शवाद से। नैतिकता मतलब मॉरलिटी, अच्छाई और भलाई की बात करने से काम नहीं चलता दोस्तों। ये चालाकी भरी दुनिया है, तो उसमें चालाकी भराई दिमाग चाहिए, और हर राज्य को शक्ति हासिल करनी चाहिए, कह रहे हैं परंपरागत यथार्थवादी। शक्ति को इकट्ठा करके ही एक देश अंतहीन युद्ध व संघर्षों से बचता है। तो यथार्थवादी मानते हैं कि इस दुनिया में युद्ध चलते रहेंगे, युद्ध कभी नहीं रुकेंगे, और अगर कोई देश अपने आप को बचाना चाहता है आज की इस दुनिया में, तो उसको पावरफुल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत बार रिपीट हुआ है, बड़ा सवाल है, 20 नंबर का। भूमंडलीकरण, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन भी कहते हो, अथवा वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखो आलोचनात्मकता का मतलब क्या होता है कि आपको प्लस में भी पॉइंट लिखना है, माइनस में पॉइंट लिखना है, यानी कि कुछ अच्छाई बतानी है, कुछ बुराई बतानी है, और आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है, निष्कर्ष लिख देना है। सबसे पहले तो वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की परिभाषा बता दो। तो सवाल पूछा क्या है कि आज के वैश्वीकरण के दौर में दोस्तों राष्ट्र राज्य है किस तरह से चुनौतियों से निपट रहे हैं, उनका क्या काम है, उनकी क्या भूमिका है, ये आप लिख दो। तो भूमंडलीकरण क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जुड़ते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास को मजबूत करना होता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप व्यापार करने के लिए अमेरिका चले जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपको बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, ये भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया की हिस्सा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, पूरा जो दुनिया है वो एक गांव के रूप में बदल गया है, ठीक है। भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका, मतलब किस तरह से राज्य सर्वाइव कर रहा है आज के टाइम पे, राज्य क्या काम है ये लिखना है। भूमंडलीकरण राज्य दोस्तों, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। आप जानते ही है, जैसे कि हम आजकल चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड को खाना पसंद कर रहे हैं, और
जो वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना भी पसंद कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति बोल के उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है अगर एक देश वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है। राजनीतिक रूप से भूमंडलीकरण ने राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा, यानी कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अरबों खरबों की कंपनी किसी गरीब देश में चलेगी, तो दोस्तों गरीब देशों को कहेगी लो 1,000 करोड़ रुपए लो और हमारे हिसाब से कानून और नियम बनाओ, तो राज्य झुक जाएगा, राज्य की सरकारें झुक जाएंगी। तो आजकल के वैश्वीकरण के युग में राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा, यानी कि राज्य है वो स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाते हैं। आर्थिक रूप से भी इसने, वैश्वीकरण ने राज्य में आर्थिक विषमता उत्पन्न की है, यानी कि कुछ देश अमीर हो गए, कुछ देश है बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए हैं। सांस्कृतिक रूप से इसने राज्य में नागरिकों के प्राचीन मूल्यों भाषा, रीति रिवाज को नुकसान पहुंचा है। वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में राज्य कमजोर हुआ है तथा इसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा है। ये तो हो गई आलोचना। अब लिख दो थोड़ी सी भूमिका, मतलब राष्ट्र राज्यों की क्या भूमिका है। विनियामक, दोस्तों भूमंडलीकरण से पहले राज्य ही सभी काम अथवा सभी प्रक्रियाएं संभालता था, वो एक विनियामक यानी कि रेगुलेटर की तरह काम करता था। लेकिन गैर राज्यकर्ता उभर के सामने आते हैं आज के टाइम पे, जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वैश्विक नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन, इनके उदय के साथ राज्य की भूमिकाएं बदल गई है। अब अब गैर राज्यकर्ता मतलब एक तो होता है राज्यकर्ता मतलब कोई एक देश, और गैर राज्यकर्ता क्या होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संगठन है, एनजीओ हैं, ये सब गैर राज्यकर्ता होते हैं। तो गैर राज्यकर्ता दोस्तों राज्यों पे दबाव डालते हैं कि आप हमारे हिसाब से कानून नीतियाँ बनाओ, तो राज्य की संप्रभुता है वो घट रही है। और आज के टाइम पे दोस्तों राज्य है फिर भी जैसे तैसे है वो सर्वाइव कर रहा है। तो विनियामक की भूमिका आज भी निभा रहा है राज्य, आपको इस तरह से लिखना, लेकिन ये विनियामक की भूमिका इसकी कमज़ोर हुई है, इस तरह से लिख देना। तो वो आलोचना भी हो जाएगी, कुछ नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आज भी एक राज्य वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके आर्थिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है, कौन पैसा कमाएगा ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण प्रक्रिया में प्रमुख भागीदारी निभाना। तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एक स्टेट है पार्टिसिपेट कर रहा है। आज भी राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाते हैं व सैन्य सुरक्षा प्रदान करके सुशासन लागू करके वैश्वीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मतलब जैसे कि अमेरिका की कंपनी भारत में आई तो भारत सरकार को उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, व्यापार के लिए उपयुक्त स्थिति देनी ही पड़ेगी, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो भारत राज्य का क्या योगदान है कि वो सैन्य सुरक्षा दे रही है, कानून व्यवस्था अच्छी कर रही है, यही तो राज्य का योगदान है वैश्वीकरण में। यही पूछा आपसे। सीमा सुरक्षा, वैश्वीकरण के दौर में राज्य की भौतिक सीमाएं पारगम्य बन गई, यानी कि पहले जैसे कठोर सीमाएं नहीं रही हैं। आज के टाइम पे मतलब हम आ जा सकते हैं दूसरे देश में, ठीक है, और व्यापार कर सकते हैं, जिसके कारण सीमा सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न हुई, जैसे कि आतंकवाद वगैरह बढ़ गया है। राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा वर्तमान में कर रहे हैं, ये भूमिका है वैश्वीकरण के दौर में राज्य की या भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की। आर्थिक असंतुलन को कम कर रहे हैं राष्ट्र राज्य, ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 बार बार रिपीट होता, समझ में आता ही नहीं है सवाल, लोग छोड़ के आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे अटैम्प्ट करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ज़रूर आपको काम में आएगा, और ऐसे लिखना जैसे मैंने आपको समझाया लिखाया है। बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया को एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता में स्थानांतरित करने के लिए परिस्थितियों की उत्पत्ति की है। चर्चा करें, बताना क्या है आपको। देखो, जब शीत युद्ध खत्म हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, तब कुछ सालों के लिए अमेरिका महान शक्ति, ग्रेट पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, सबका बॉस बन गया पूरी दुनिया का, ठीक है। वो एक ध्रुवीयता की स्थिति कहलाती है, यानी कि ध्रुवीयता क्या है, राजनीति में एक प्रकार की स्थिति है कि शक्ति किसके पास में होगी। एक ध्रुवीयता में शक्ति एक देश के पास होती है, बहुध्रुवीयता में शक्तियाँ बहुत सारे देशों के पास होती है। लेकिन आज 2024 में बात करें तो अमेरिका के पास ही थोड़ी शक्ति है भाई, भारत भी कितना पावरफुल हो गया। ऐसे ही आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, जापान, चीन, रूस, कितने पावरफुल हो गए सब। तो बहुध्रुवीयता क्या है, जिसमें बहुत सारे देशों के पास में ताकतें आ जाती हैं। तो दोस्तों बहुध्रुवीयता दुनिया में क्यों आई, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या थे वो आपको बताना, और इन कारणों में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या योगदान है। सबसे पहले तो बहुपक्षवाद को समझो आप, मल्टीलेटरलिज्म इसको कहते हैं। जब कोई देश अपनी समस्या को खुद नहीं सुलझा पाता तो वह किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा बन जाता है जहां अनेक देश उसकी मदद करते हैं, बहुपक्षवाद कहलाता है। ये लिख लो, इसको रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बहुपक्षवाद क्या है, जैसे मान लो भारत है वो
संघाई सहयोग संगठन में शामिल हो गया तो भारत की भी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। भारत अकेला तो सोल्व कर नहीं सकता, तो दूसरे देशों के समूह में शामिल हो जाता है, ये बहुपक्षवाद कहलाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र है, अरब लीग, अरब के देशों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए अरब लीग बनाया है। अरब के देश हैं इसमें, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब, सऊदी अरब, यूएई। अफ्रीकन संघ, यूरोपीय संघ, संघाई सहयोग संगठन, G20, क्वाड, अपेक, सार्क। अपेक एशिया और प्रशांत महासागर के जो देश हैं उनका संगठन है। क्वाड है, इसमें 4 देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। और सार्क आप जानते हैं, दक्षिण जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसकी मीटिंग आजकल नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की नहीं बनती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, और WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और विश्व बैंक भी दुनिया को बहुध्रुवीय बना रहे हैं क्योंकि ये अनेक देशों को पैसा बांटते हैं, ठीक है, उनको विकास करने के लिए पैसा देते हैं, दान में नहीं देते, ब्याज के साथ लेते भी हैं, ठीक है। तो उन देशों का तो विकास हो रहा ना, उन देशों के पास शक्ति आ रही है, पैसे से तो शक्ति आती है। तो एक ध्रुवीयता से बहुत ध्रुवीयता की उत्पत्ति निम्न कारणों की वजह से हुई है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक ध्रुवीयता की स्थिति है वो अब नहीं है और बहुध्रुवीय दुनिया बन गई है। बदलती आर्थिक व्यवस्था दोस्तों, वर्तमान में एकमात्र अमेरिका ही नहीं बल्कि महान आर्थिक शक्ति अनेक देश भी बन गए, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनके पास में पैसा आया तो आर्थिक व्यवस्था बदली है। सिर्फ अमेरिका के पास में पैसा नहीं है। आगे देखो, तकनीकी उन्नति, सूचना संचार व्यवस्था को, इंटरनेट व कंप्यूटर के विकास के कारण दुनिया में शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है तथा दुनिया एक दूरिये से बहुत दूरियता में बदल रही है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है। आगे देखो, राजनीतिक गठबंधन, गठबंधन मतलब जुड़ाव, जुड़ना, जैसे कि आप किसी के साथ जुड़ गए, 2-4 लोग इकट्ठा हो गए, जुड़ गए, समूह बना लिया, वो गठबंधन कहलाएगा आपका। बहुपक्षवाद के कारण अनेक देशों ने अपने राजनीतिक गठबंधन बना रखे हैं तथा वे शक्तिशाली हो गए, जैसे कि यूरोपीय संगठन का नाम ले सकते हो आप। नए शक्ति केंद्र के उभरे हैं, नई शक्ति केंद्र, जैसे पूर्व और दक्षिण एशिया में चीन, रूस, भारत जैसे देशों के पास भी आर्थिक सैन्य शक्ति आ गई है, जिससे दुनिया में बहुध्रुवीयता आ गई है। तो आपको ये लिख देना है इस सवाल में कि एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता कैसे आई और उसमें बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कितना योगदान है। ये सवाल भी रिपीट होता है, अच्छा सवाल है। गोर्बाचेव के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीतियों की चर्चा करें। दोस्तों, सोवियत संघ के नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव। इनकी 2 नीतियां बहुत फेमस रही। इनके हिसाब से तो इन्होंने सोवियत संघ का भला करने की कोशिश की, लेकिन इनको क्या पता था लोग विद्रोह कर देंगे, स्वतंत्रता के लिए अड़ जाएंगे और सोवियत संघ जो इतना बड़ा देश था वो टूट जाएगा 15 छोटे छोटे देशों में। तो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका नीति को किसने लागू किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो ग्लासनोस्ट नीति क्या थी? इसका मतलब है खुलापन। यह एक ऐसी नीति थी जिसके तहत सरकारी अधिकारियों की आलोचना की जा सकती थी और मीडिया को समाचारों और सूचनाओं को ज़्यादा आज़ादी से प्रसारित करने की अनुमति थी। ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन। मीडिया है वो अपनी खुल के बातें कह सकता है, लोग है वो खुले आसमान के नीचे डिबेट कर रहे हैं, नेताओं की बुराई कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, पेरेस्ट्रोइका नीति, इसका मतलब है पुनः गठन। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत उत्पादन में ज़्यादा आज़ादी और मुक्त बाजार जैसे सुधारों को अनुमति दी गई। गोर्बाचेव की इन नीतियों से सोवियत संघ के ढांचे में बदलाव आया, इसने नागरिकों को बेहतर जिंदगी मिली। इन नीतियों से तो नागरिकों को बेहतर जिंदगी मिली, लेकिन साम्यवाद टूट गया दोस्तों, साम्यवाद हार गया उदारवाद के सामने और 15 नए देश दुनिया को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको लिख देना है किसमें? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति में। आगे देखो, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की धारणा और उसके घटकों की व्याख्या करें। राष्ट्रीय हित को राष्ट्र राज्यों के साथ ही अपने संबंधों की रक्षा, संरक्षण, बचाव की मांगों, लक्ष्यों, राष्ट्रीय हितों व दावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रट लेना कैसा भी करके। तो राष्ट्रीय हित क्या होता है? जैसे कि भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मांगना है या मंगवाना अपने देश में। भारत को ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ऑस्ट्रेलिया देश से यूरेनियम मंगवाना है, ठीक है। भारत में तो इतना यूरेनियम है नहीं, तो हमारा राष्ट्रीय हित क्या कि भाई हमें यूरेनियम चाहिए, तो हम कैसे भी करके उनसे बातचीत करके हमारा राष्ट्रीय हित है वो पूरा करेंगे। तो राष्ट्रीय हित को कैसे समझा जा सकता है? जैसे कि अपने संबंधों की रक्षा, संरक्षण, बचाव की मांगे, हमारी जो मांगे वो पूरी हो जाए, हमारे टारगेट पूरे हो जाए, हमारे इंटरेस्ट पूरे हो जाए, हमारे क्लेम है वो पूरी हो जाए, इसको राष्ट्रीय हित कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। इसके घटकों की, इसके कंपोनेंट बताने राष्ट्रीय हितों को। देखो, कोई सा भी सवाल आ सकता है, राष्ट्रीय शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको पहला सवाल करवाया था, उसके तत्व याद कर लेना और राष्ट्रीय हित भी याद कर लेना, इसके घटक याद कर लेना। पहला है महत्वपूर्ण घटक। ऐसे घटक, महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं? ऐसे घटक या ऐसे कंपोनेंट राष्ट्रीय हित के जिनकी पूर्ति न होने पर राज्य युद्ध भी कर सकता है, जैसे सांस्कृतिक पहचान, भौतिक पहचान और राजनीतिक पहचान। किसी देश को ऐसा लगता है सांस्कृतिक पहचान में
देखो ये सवाल 5 नंबर का ही पूछा गया है, सांस्कृतिक पहचान या सांस्कृतिक वैश्वीकरण। देखो सांस्कृतिक पहचान में एक देश अपने ऐतिहासिक मूल्यों परंपरा को बचाए रखना चाहता है। अगर कोई देश दूसरे कल्चर को खत्म करता है तो दूसरा देश उससे युद्ध कर सकता है। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होता है किसी भी देश के अपने कल्चर बचाना। भौतिक पहचान के अंतर्गत एक देश अपनी क्षेत्रीयता को संरक्षित करना चाहता है। राजनीतिक पहचान में एक राज्य की विदेश नीति, कूटनीति व शासन व्यवस्था शामिल होती है। और राष्ट्रीय हित के दूसरे घटक होते हैं गैर महत्वपूर्ण घटक। एक तो हो गया महत्वपूर्ण, दूसरा में गैर महत्वपूर्ण। तो ऐसे घटक या उद्देश्य जिनको एक देश पूरा करना चाहता है लेकिन वो इसके लिए युद्ध नहीं लड़ते हैं। देखो महत्वपूर्ण घटक अगर प्राप्त ना हो किसी देश को तो वो युद्ध लड़ सकता है, लेकिन गैर महत्वपूर्ण घटकों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा कोई देश। जैसे नागरिकता संबंधी नियम, जैसे किसी देश को वीज़ा दे रहे हैं नहीं दे रहे, अब नहीं दे रहे तो युद्ध थोड़ी लड़ लेगा सामने वाला देश कि भाई वीज़ा क्यों नहीं दे रहे हमारे देश को, पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। तो राष्ट्रीय हित को सुरक्षित अथवा हासिल करने के तरीके होते हैं, है ना। ये भी सवाल बन सकता है, राष्ट्रीय हित की परिभाषा बताएं तथा राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने, हासिल प्राप्त करने के तरीके बताएं। पहला कूटनीति, दूसरा आर्थिक साधन, तीसरा है प्रचार करना, चौथा है गठबंधन संधियां और पांचवा दबाव का उपाय। कूटनीति क्या होती है? ऐसी नीति जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, कूटनीति कहलाती है। आर्थिक साधन यानी कि व्यापार वगैरह करके। प्रचार करके इसमें क्या लिखोगे, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर कोई भी देश है वो आके लिखे कि भाई हमारी ज़रूरतें ये हैं, आप हमारे राष्ट्रीय हित पूरे कर दो। गठबंधन व संधियाँ अपना करके, लागू करके भी देश अपने राष्ट्रीय हित पूरे करता है। दबाव का उपाय, तो कोई शक्तिशाली राष्ट्र है वो कमज़ोर देश को दबाने की कोशिश करता है, भाई तुम काम कर दो हमारा, नहीं तो देख लेना तुम, हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। ये दबाव का उपाय भी अपनाते हैं राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए देश। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, शक्ति संतुलन बीएफपी का अर्थ बताएं। तो कैसा लग रहा है कंटेंट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो दोस्त कमेंट करना है, ठीक है, मैं आपको कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बीओपी को राष्ट्रों के बीच समान शक्ति के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी तो बताया, दो देश अगर ताकतवर है, बराबर ताकतवर है, तो उनके बीच शक्ति संतुलन बना रहेगा। और अगर कोई एक कमज़ोर एक तगड़ा पड़ गया तो फिर शक्ति संतुलन टूट जाएगा। तो जब दो राज्यों की शक्तियाँ समान होती है तो उनके बीच युद्ध नहीं होता, अर्थात शक्ति संतुलन बना रहेगा। और जब शक्तियाँ समान नहीं रहती तो शक्ति संतुलन टूट जाता है। ये लिख देना आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरित राजनीति बार बार आया, ग्रीन पॉलिटिक्स। तो देखो 1970 ईस्वी के बाद दुनिया का ध्यान पर्यावरणीय मुद्दों की तरफ गया। देखो जब दो नेता बात करते हैं तो हथियारों की बात कर लेते हैं, पैसों की बात कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन दोस्तों पर्यावरण की कोई बात नहीं करता था। हरित राजनीति को दोस्तों विद्वानों ने सपोर्ट किया कि भाई हरित राजनीति की बात करो, राजनीति में कुछ टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ हथियारों की पैसे की बात मत करो। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1990 ईस्वी के बाद चर्चा के विषयों में पर्यावरण को भी केंद्र में रखा गया। अब जो नेता थे वो पर्यावरण की सुरक्षा पर भी बात कर रहे थे, और यही राजनीति नेताओं की हरित राजनीति कहलाती है, लिख देना। हरित राजनीति का समर्थन करने वाले विद्वानों के अनुसार पुरानी अवधारणाओं यानी कि यथार्थवाद और उदारवाद पुरानी अवधारणाएं थी, ने सिर्फ शक्ति और संप्रभुता की बात की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्यावरण को प्रायोरिटी नहीं दी, पर्यावरण को हमेशा नकारा है। किसने? यथार्थवाद, उदारवाद ने। आईआर में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो भी समझौते संधियाँ होते हैं उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर्यावरण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईआर में हरित राजनीति को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि एक देश में हुई पर्यावरणीय दुर्घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ही थोड़ी प्रभावित होगा। भाई आसमान तो सबका है, क्लाइमेट सबका है, जलवायु सबकी है, तो दूसरे देशों को भी जो पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं हैं वो राजनीति में रखनी चाहिए, इन्वायरमेंट पर भी डिस्कशन होना चाहिए। ये है हरित राजनीति। संरचनावाद ये भी आ चुका है, स्ट्रक्चरिज्म कहते हैं इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो हमें बताती है कि विशिष्टकर्ताओं के तथ्य या फैक्ट तथा मान्यताएं, बिलीफ, उन्हें एक संरचना में प्रभुत्व हासिल करने में मदद करती है। देखो समझने की कोशिश करना, एक देश के अंदर जैसे कि एक संरचना होती है, उस संरचना में बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है, जैसे कि विवाह संस्था हो सकती है, खेल होता है, यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में दोस्तों एक प्रकार की संरचना, एक प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई है जिसमें जो मजबूत विकसित देश है वो ऊपर आते हैं, जो गरीब देश है वो उस संरचना में नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर देश स्थित है उस संरचना में, जैसे कि एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के ऊपर शीर्ष पर, टॉप पर, ठीक है, अगर विकसित देश है तो दोस्तों विकसित देश है अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना चाहेगा हमेशा,
और वो हम अपने खुद खुद के जो उसके विश्वास हैं वो दुनिया में फैलाता रहेगा। जैसे कि मैकडोनाल्ड में जाइए, ठीक है, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाइए, ऐसे जीन्स कपड़े पहनिए, ऐसे विचार रखिए। तो ये संरचनावाद में विद्वान बताते हैं ये सब, रट लेना अगर समझ में नहीं आ रहा तो। संरचनावाद के अनुसार व्यक्तिगत क्रियाएं और घटनाएं व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक और संस्थागत ढांचे से प्रभावित होती हैं। हर प्रणाली की एक संरचना होती है। ध्रुवीयता, ये भी सवाल आया, पोलैरिटी क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ध्रुवीकरण की अवधारणा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर हावी एक या एक से अधिक महाशक्तियों की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि दुनिया की इस व्यवस्था में कौन दमदार है, इसी को बताने के लिए ध्रुवीयता आई है। दोस्तों ध्रुवीयता तीन तरह की होती है, एकल ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता क्या है, इसमें शक्ति का एक ही ध्रुव होता है, यानी कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका के पास में ही वो सारी शक्तियाँ थी और वो महान शक्ति बना। द्विध्रुवीयता क्या है, द्विध्रुवीयता इसमें दुनिया की सारी शक्तियाँ दो ध्रुवों पर केंद्रित अथवा इकट्ठा हो जाती है। जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के पास में शक्ति थी। ये द्विध्रुवीयता में लिख देना। देखो एक ध्रुवीयता आपसे पूछा जा चुका है, 10 नंबर का सवाल आया था 2022 या 21 के पेपर में था ये शायद। बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलरिटी क्या होती है कि इस स्थिति में दुनिया के अनेक देशों के पास शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, जापान, ये सब बहुध्रुवीयता के ही एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये 20 नंबर का पूछा आ चुका है, रिपीट होने के चांस बन रहे हैं इसके। सामूहिक सुरक्षा यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा बताएं। तो इसका मतलब होता है जब कोई आक्रामक देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है तो दुनिया के सारे देश समूह में इकट्ठा होकर उस आक्रामक देश को जवाब देते हैं और तनाव को कम करते हैं। इसे सामुदायिक सुरक्षा कहते हैं, सामूहिक सॉरी। तो दोस्तों क्या है कि जैसे कोई कमज़ोर देश है उस पर हमला कर दे किसी मजबूत देश ने, तो उस मजबूत देश को फिर दुनिया के सारे देश से जवाब देंगे, नहीं तो फिर अस्त व्यवस्था फैल जाएगी ना दुनिया में। वो सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। सामूहिक सुरक्षा से किसी देश को सुरक्षित बचाया जा सकता है तथा विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। विद्वान ऑर्गेन्स के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की 5 बुनियादी मान्यताएं, जैसे कि एक सशस्त्र संघर्ष में राष्ट्र राज्य आपस में मिलकर तय करेंगे कौन आक्रमणकारी है। लड़ाई हो गई दो देशों के बीच में, ठीक है, तो फिर दुनिया के सारे देश मिलकर ये डिसीजन लेंगे कि किसने अटैक किया है। दूसरा क्या बताया ऑर्गेन्स्की ने सामूहिक सुरक्षा के बारे में, सभी राज्य आक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड हैं, वो रोकेंगे ही रोकेंगे इस आक्रमण को, ये जिम्मेदारी है उनकी। तीसरा पॉइंट, सभी राज्य हमले में शामिल होने तथा कार्रवाई करने में स्वतंत्र है। चौथा है आक्रमणकारी राज्य को कमजोर करने हेतु सामूहिक रूप से सभी देश प्रयास करेंगे। कोई देश हो सकता है आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा हमला करने वाले देश पर, कोई देश है सीधा ही उससे युद्ध लड़ लेगा, कोई देश धमकी दे देगा, कोई देश अपने रिश्ते तोड़ देगा, ठीक है। इस तरह से जो जिसने हमला किया था कमज़ोर देश पर उसको जवाब दिया जाएगा दुनिया के देशों के द्वारा। यही तो सामूहिक सुरक्षा है कि समूह में आकर एक देश की सुरक्षा की जा रही है। आक्रमणकारी देश को अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताना होगा कि क्यों उसने अटैक किया अथवा उसे हार का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा संबंधों में क्षेत्रवाद के महत्व की व्याख्या करें। आ चुका है, बार रिपीट हो सकता है सवाल। क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्षेत्रवाद। तो इसकी परिभाषा लिखो, जब दो या दो से अधिक देश मिलकर अपने विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं तथा एक दूसरे की मदद करते हैं और क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करते हैं, इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे कि जो अरब लीग है उसमें अरब के देश हैं वो सारे आते हैं, तो एक प्रकार का क्षेत्रवादी तो हो गया वो। अपने क्षेत्रवाद क्यों बनता है, क्षेत्रवाद इसलिए बनता है क्योंकि एक देश के पास में सारे व्यवस्था नहीं हो पाती, एक देश को हथियार भी चाहिए, एक देश को अपनी सुरक्षा भी चाहिए। तो वो क्या करता है कि भाई जैसे कोई कमज़ोर देश है उसको पता है यार मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास हथियार वगैरह भी नहीं है, कोई मेरे को कभी ख़त्म कर सकता है, लेकिन कमज़ोर देश ऐसे संगठन में शामिल हो जाएगा जो बहुत तगड़ा होता है। फिर वो संगठन में अगर शामिल हो गया तो फिर उस पर कोई हमला नहीं करेगा क्योंकि संगठन के जो देश हैं उसको बचाएंगे। तो ये क्षेत्रवाद कहलाता है। हो गया याद, ईमानदारी से बताना। आगे चलो, क्षेत्रवाद के अंतर्गत अनेक क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ, जैसे कि नाफ्टा, इसमें मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका 3 देश आते हैं। व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए नाफ्टा का निर्माण किया गया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, अफ्रीकन संघ, यूरोपियन संघ, अपेक, सार्क, क्वाड, G20, G7 और ओपेक, ये सारे क्या हैं,
ये क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल है। क्षेत्रवाद का महत्व क्या है ये आपसे पूछा था, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बता देना, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, 4-5 पेज भरने पड़ेंगे। तो किसी भी संगठन में शामिल सभी देश अपने आर्थिक हितों को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि एक छोटा देश भी एक बड़े संगठन में क्यों शामिल हुआ, क्योंकि उसको व्यापार करना, पैसे छापने, उसको पैसे कमाने हैं। तकनीकी सहयोग के लिए, सैन्य हितों की पूर्ति के लिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन व सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए देश आपस में जुड़ते हैं, क्षेत्रवाद का निर्माण होता है। संधियाँ, समझौते, गठबंधन देश करते हैं किसी भी संगठन में शामिल होकर के, ये क्षेत्रवाद का महत्व है। सारे पॉइंट हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है, आपके सामने लिखे हैं क्षेत्रवाद की महत्व है। हो गए याद? आगे चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ चुके हैं, सारे ही सवाल आ चुके हैं। ट्रूमैन का सिद्धांत, सुरक्षा परिषद, ब्रिक्स, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले ट्रूमैन का सिद्धांत समझो। यह सिद्धांत राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने स्थापित किया था। ट्रूमैन का सिद्धांत, इसका उद्देश्य दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था, यानी कि रूस जो सोवियत संघ था वो समाजवाद अथवा साम्यवाद को फैलाता जा रहा था और एक तरफ पूंजीवाद को बचाने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, ट्रूमैन ने कहा कि अमेरिका सभी लोकतांत्रिक देशों को आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक सहायता देगा ताकि वे देश हैं वो साम्यवाद से अपने आप को बचा सकें। मतलब हथियार भी देगा अमेरिका, पैसा भी देगा, राजनीतिक सहायता भी देगा जिन देशों को खतरा है साम्यवाद से। आगे देखो, अमेरिका यूरोप और दूसरे क्षेत्रों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। तो कुल मिला के ट्रूमैन का सिद्धांत क्या था? दुनिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, और अमेरिका इसके लिए दूसरे देशों की हेल्प करेगा हर प्रकार से। सुरक्षा परिषद, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहते हैं, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसमें 15 सदस्य देश हैं, 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। समझ में आ रहा है? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर है, 5 तो परमानेंट बने हुए हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। और 2021 में भारत 8वीं बार UNSC का अस्थायी सदस्य बना। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये इनके लिए चुनाव होते हैं, ठीक है, और फिर ये कुछ सालों के लिए UNSC में शामिल हो जाते हैं। स्थायी सदस्यों के पास में वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति मतलब एक प्रकार की निषेधात्मक शक्ति होती है। जैसे कि मान लो कश्मीर पर ही मुद्दा उठा, ठीक है, तो चाइना उस पर वीटो कर देता है हमेशा। मतलब कोई अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है, उस प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो लाया जाता है, तो ना कहना एक प्रकार से वीटो कहलाएगा। तो ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक एक संगठन जिसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स, BRICS और लिख लेना इसमें, एस और, ठीक है। एस फॉर साउथ अफ्रीका, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में शामिल है। साल 2009 में ब्रिक्स की पहली ऑफिशियल आधिकारिक बैठक हुई। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर दुनिया की 42% आबादी और 31% से ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद अथवा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझो कि जो ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, ब्रिक्स एक संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक समूह का नाम है, उसमें 5 देश हैं। तो इन 5 देशों की अगर जनसंख्या मिला ली जाए तो दुनिया की 42% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। यानी कि 100 में से, दुनिया में जैसे 100 लोग हैं तो 42 जो लोग हैं वो ब्रिक्स देशों में रहते हैं, 5 देशों में रहते हैं। और दुनिया की अगर 100 GDP है तो 31 GDP इन देशों की है कुल मिलाकर के। ब्रिक्स ने जलवायु परिवर्तन, पारदर्शी व्यापार, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर अच्छा काम किया है। वेरी गुड। अब और पढ़ लेते हैं एक और सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन IMF आ सकता है दोस्तों 10 नंबर में या 20 नंबर में रिपीट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। IMF का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये रट लो। आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना। और दोस्तों IMF का गठन 1944 ईस्वी में ब्रिटेन नहीं है, ब्रेटन वुड्स शहर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है, वहाँ पे इसका गठन हुआ 1944 में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का। आगे चलो, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? न्यास परिषद, ये भी हिंदी में लिखा आ सकता है।
तो यह संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई। चार्टर क्या होता है? नियमों की पोर्टली होती है एक, है ना, संग्रह नियमों का। इसका उद्देश्य 11 ट्रस्ट क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यवेक्षण करना यानी कि उनको ऑब्जर्व करना, देखना, इन क्षेत्रों को स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए तैयार करना था। ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि ट्रस्ट क्षेत्रों का प्रशासन और उसके निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु किया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या थी? एक ये ऑर्गन, एक अंग था, एक प्रकार की संस्था थी जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई। देखो कुछ देश ऐसे थे जो मतलब जहाँ पे ना तो सेना थी, ना उनका आर्थिक विकास हो रहा था, ना वहाँ पे मतदान वगैरह होता था, मतलब अस्त व्यस्त चल रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा भाई टेंशन मत करो, तुम्हारे क्षेत्र पर शासन करने के लिए हम एक संस्था बना रहे हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल तुम्हारी समस्या सुनेगी और इन तुम्हारे जो न्यास क्षेत्र है, मतलब ये जो इलाके थे ना, कुछ इलाके 11 इलाके, उनका प्रशासन चलाने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए वहाँ के लोगों के लिए, तो फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये 220 नंबर का रिपीट हो सकता है, ये आया भी है पहले 20 नंबर में। शीत युद्ध के चरणों को विस्तार से बताएं, 20 नंबर का 400 शब्दों में लिखना होगा। तो इसमें 3 बड़ी बड़ी हेडिंग है। शुरुआती दौर, यूनिट नंबर 8 से ये सवाल आया दोस्तों, मैंने तो पूरे प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके यूनिट नंबर 8 देख लेना। तो उसमें शुरुआती दौर में ये सब लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कि सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए, प्रतिस्पर्धा करने लग गए। शीत युद्ध का मतलब यहाँ पे कोई हथियार बम गोले एक दूसरे पे नहीं दागेंगे ये लोग, ये विचारधारा का युद्ध है, ठीक है। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ये देश आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाने पर ध्यान देंगे, हथियार को बनाएंगे, लेकिन हथियार एक दूसरे के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरुआती दौर था, तो टेंशन क्रिएट हो गई थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दो देशों के बीच में, सोवियत संघ और ये आपका अमेरिका। दूसरा जो दौर चला दोस्तों, शुरुआती दौर के बाद में डिटेंट अथवा नरमी का दौर, ये 10 नंबर में वैसे भी आ चुका है, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखना, ठीक है, ये देख लेना। नरमी का दौर क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध थे उनके बीच दोस्तों नरमी आई, यानी कि संबंध अब थोड़े स्थिर हो गए, संबंध अच्छे बनने लगे, तो ये दौर कहलाता है शीत युद्ध का। इसमें बहुत सारी संधियाँ समझौते हुए थे, वो आप यूनिट नंबर 8 में देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। और शीत युद्ध का अंत दोस्तों, शीत युद्ध का अंत मैंने आपको अभी बताया था। सोवियत संघ के एक नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी 2 नीतियाँ थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट। उसी के कारण सोवियत संघ जो बहुत बड़ा साम्राज्य था वो 15 नए देशों में टूट गया और शीत युद्ध का अंत हो गया, दुनिया एक ध्रुवी बन गई और दुनिया की जो महान शक्ति है वो अमेरिका अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। तो दोस्तों इस तरह से मेरी तरफ से गेस्ट पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो कमेंट कर देना, और बहुत बहुत पसंद आया तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।